हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलवर। आज से हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश सैम्पल पेपर क्लास 10 टर्म 1 का सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो हमने सोशल साइंस के ऊपर, साइंस के ऊपर, मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इसका लेंथ आपको बड़ा होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें क्वांटिटी जो है, क्वालिटी जो है एकदम बहुत अच्छे से भर भर के रखी गई है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। क्या है इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि टोटल 90 मिनट्स देंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं कि ऑल क्वेश्चन 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग वाला सेक्शन है जिसमें 18 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट केवल 14 क्वेश्चंस को ही करने हैं। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन में। सेक्शन बी जो है राइटिंग और ग्रामर वाला रहेगा, जिसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे, आपको अटेम्प्ट केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद सी जो है वो लिटरेचर वाला क्वेश्चन है, और जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट केवल 26 क्वेश्चंस को ही करना है, जैसा कि उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक देखें तो 14 + 10 24 एंड 26 50, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन है, मार्क्स आपका 40 है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो 0.8 मार्क्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं रीडिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे कहीं हमें पैसेज दिया हुआ है, तो इसको पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आप अपना सकते हो। ऐसे दो मेथड है, दोनों मेथड को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद सबसे बेस्ट मेथड को हम लोग देखते हैं। सबसे है कि सबसे पहले आप जाइए क्वेश्चन वाले सेक्शन में, और जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है आप उस चीज़ को पढ़िए। और क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ हमें गिवन है, जैसे आप देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है पैराग्राफ 2, तो ये आपको मेंशन है, तो आप जाकर वहाँ डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, है ना। या फिर दूसरा मेथड होगा कि आप क्या करो, सारा पैराग्राफ को पढ़ लो, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप एक बार पैराग्राफ को पढ़ लो और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आप स्पेसिफिक नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है पैराग्राफ ये है, तो आप जाओ डायरेक्टली पैराग्राफ में ढूंढो, आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सारा पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला पैसेज है हमारा, क्या किसके बारे में है और क्या लेसन हमें सिखाता है, उसके बारे में भी हम लोग समझते चलेंगे। पहला है नेचर इज़ आवर मदर। नेचर जो है हमारी माँ के समान है, आवर फर्स्ट टीचर, और हमारी जो है फर्स्ट टीचर है। द ग्रेटेस्ट लेसन दैट वी टीच अस इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस। मतलब नेचर जो है वो एक ग्रेटेस्ट लेसन जो हमें सिखाती है, वो सिखाती है कि कैसे हम अपने लाइफ में मेंटेन करके चलेंगे। We learn to maintain the composure through our joys, sorrow and fear। यानी कि ये हमें सिखाती है कि कैसे हमें दुख में, कैसे हमें सुख में या फिर फेयर में हमें अपने आप को बैलेंस बना के चलना है। किसी से हमें डरना नहीं है, हमें हर टाइम का, हर समय का अच्छे से मुकाबला करना है। इनफैक्ट देयर इज 1000 लेसन डैट नेचर कैन टीच अस प्रोवाइड वी लुक फॉर देम। जैसे ही हम लोग नेचर को देखते हैं तो नेचर से ही हमें थाउजेंड्स ऑफ लेसन, बहुत सारे लेसन जो है हमें सीखने को मिलती है। जैसे अगर आप देखोगे तो ट्रीज़ क्या होता है, ट्रीज जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसका रूट्स जो होता है वो आपको लैंड में ही होता है जहाँ से उसने जन्म लिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें भले ही कितनी आसमान की ऊंचाइयों में हम लोग पहुंच जाएं, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं वो हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई रहना चाहिए, ताकि हम अपने आप क्या थे, प्रीवियस टाइम में हम लोग क्या थे, ये हमें पता रहे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पैसेज पे। सेकंड पैसेज क्या है, आइए पढ़ते हैं। विथ टाइम, टाइम के साथ, द सैम्पलिंग ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन ट्री। मतलब क्या है, एक छोटा सा पौधा जो है एक बड़े से पौधे में तब्दील हो जाता है टाइम के साथ साथ, है ना। आप क्या करते हो, छोटा सा पौधा ग्रो करते हो, छोटा सा पौधा आप लगाते हो, धीरे धीरे ग्रो करके क्या होता है, बड़ा सा लंबा सा ट्री बन जाता है। ठीक है, समथिंग सो टीनी एंड डेलिकेट डेवलप्ड इनटू ए स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल फॉर सपोर्टिंग अदर। अब क्या करते हो कि आपने एक छोटा सा टीनी पार्टिकल को आपने लगाया, है ना। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा लचीला था,
है, मुलायम था। अब अगर उसके तोड़ना चाहोगे तो आराम से टूट जाता था, आराम से ब्रेक कर जाता था। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, तो वो क्या होता है, कैपेबल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और कैपेबल किस केस में होता है, सपोर्टिंग अदर्स। चाहे आप दे दो, आपको क्या करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए तो आपको शैडो देता है ना, छांव प्रदान करता है, फिर आपको फ्रूट्स देता है, आपको फ्लावर्स देता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बर्ड्स होते हैं उनको रहने का भी मतलब एक टाइप का प्रोवाइड करता है ना, वहीं पे रहते हैं ना उन लोग। फिर क्या है आगे, नो मैटर्स हाउ टेल इट ग्रो, इसका कोई मैटर नहीं करता है कि वो कितना बड़ा हो गया है, हाउ मच दे फ्लरिश, है ना, हाउ मच दे फ्लरिश, मतलब वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। फ्लरिश का एक्चुअली मीनिंग होता है उन्नति करना, है ना, उन्नति करना, ठीक है। और हाउ मैनी एनिमल्स और बर्ड्स इट में सपोर्ट, और इससे भी नहीं मतलब है कि वो कितने एनिमल्स और बर्ड को सपोर्ट करता है। इट्स रूट्स आर फर्मली बरीड फ्रॉम वंस वेयर इट वंस रोज, इसका मतलब हुआ कि वो कितना अच्छे से प्यारी सी लाइन बोली है इसने कि जो पेड़ होता है, जो ट्री होता है, वो क्या करता है कि कितना भी लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, कितना भी बर्ड्स को, एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कितना भी स्ट्रांग हो जाता है, कितना भी मजबूत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलता कि वो कहाँ से उगा हुआ है, कहाँ से उसने जन्म लिया है, उसके रूट्स कौन से हैं। यानी कि जो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो इसी टाइप का एग्जाम्पल था, ठीक है। दैट्स लेसन, तो यहाँ से हमें लेसन सीखने को मिलती है टू कीप आवर सेल्फ ग्राउंडेड, हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा हमें सक्सेस मिलता है तो उसके बाद लोग ये क्या करते हैं कि अपने ग्राउंड्स को भूल जाते हैं, अपने एम को भूल जाते हैं, अपने प्रीवियस टाइम को भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड द एम्ब्रेस आवर रूट्स, हमें अपने रूट्स का एम्ब्रेस करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड गिव समथिंग बैक टू दोज हम्बल बिगनिंग, और हमें कुछ उस बिगनिंग को जो अब हमने स्टार्ट किया है उसको कुछ ना कुछ अगर हो सके तो हमें उसे बैक देना चाहिए, उसे रिटर्न में कुछ देना चाहिए। एंड नर्चर इनटू हु वी आर, है ना। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पैसेज क्या है, देन देयर इज अ मैसेज ऑफ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल का मतलब होता है शांति से, और को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मतलब सब लोग एक साथ, है ना। को एग्जिस्टेंस मतलब सब लोग जहाँ एक साथ मिलकर रहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है थर्ड, देन देयर इज अ मैसेज ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब सब लोग शांति से एक साथ रहना है, यही मैसेज देना चाहता है। आई एम बिकॉज वी आर, मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं हूँ, मतलब हम लोग हैं, मैं हूँ क्योंकि सब लोग हैं, ठीक है। ये भावना के साथ, ये बिलीव के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए कि मैं हूं क्योंकि सब लोग हैं, ठीक है। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर टू चांस टू एग्जिस्ट, नेचर जो होता है हर एक क्रिएचर को यहाँ पे चांस दिया है, टू एग्जिस्ट, रहने का चांस दिया हुआ है। चाहे आप छोटे से छोटे कीड़े को ले लीजिए, है ना, या फिर बड़े से बड़े आप हाथी को ले लीजिए, आप फिश को ले लीजिए, है ना, तो वो भी क्या है, सबको चांस मिला हुआ है एग्जिस्ट करने का। हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रिएचर और बीइंग डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर, मतलब एक क्रिएचर का जो एग्जिस्टेंस होगा वो डिपेंड करता है अदर क्रिएचर के एग्जिस्टेंस पे। समझ में आया। चलिए क्या है अब इसके बारे में, क्या है, द टाइगर इट्स द एंटीलॉप, यानी कि कहीं ना कहीं फूड चेन के बारे में नहीं पढ़ा है साइंस में, आपने फूड चेन के बारे में आपने पढ़ रखा है ना, बस उसी चीज़ के बारे में यहाँ दिया है कि टाइगर जो होता है वो एंटीलॉप को ईट करता है। अब एंटीलॉप का मतलब क्या होता है, डियर, वही हिरन जो होता है हमारा उसको खाता है। विदाउट द एंटीलॉप द टाइगर वुड नॉट सर्वाइव, अगर एंटीलॉप नहीं रहेगा, अगर डियर नहीं रहेगा, अगर हिरन नहीं रहेगा तो टाइगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे टाइप में अगर हम देखें तो लाइकवाइज विदाउट टाइगर द ओवर एविडेंस ऑफ द एंटीलोप वुड काउज देम टू स्टार्व टू डेथ, मतलब क्या हुआ कि अगर टाइगर नहीं रहा, अभी तो हमने देखा कि अगर एंटीलॉप नहीं रहेगा तो टाइगर बिना खाए पिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर टाइगर नहीं रहा तो क्या होगा कि एंटीलॉप जो होगा, डियर जो होगा, उसको कोई मतलब खाने वाला नहीं रहेगा, तो उसका ग्रोथ जो होगा हमेशा होता रहेगा, और एक टाइम में इतना सारा एंटीलॉप हो जाएगा क्योंकि उन लोगों के पास खाना भी नहीं रहेगा और वो क्या कर जाएंगे, बिना खाने के डेथ कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें बताता है किसके बारे में, डिपेंडेंसी के बारे में हमें बताता है। ये हमें क्या बोलते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बताता है।
चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ पैराग्राफ है, आई वंडर इफ वी आर नोटिस दैट व्हेन बर्ड्स एंड द स्क्वायरल सी द प्रेडेक्टर। क्या होता है कि जैसे ही बर्ड या फिर स्क्वायरल जो होता है, प्रेडेक्टर का मतलब होता है अटैकर, है ना, अटैकर होता है, मतलब जो उस पर आक्रमण करने आता है। मतलब क्या होता है, जो आपका हंटर हो गया, है ना, जो शिकारी होता है, वो सारा का सारा जैसे ही वो नोटिस करता है, दे गिव आउट एन अलार्म कॉल टू देयर फेलो क्रिएचर। तो जो अपने साथी के क्रिएचर होते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं, दोस्त यार मित्र होते हैं, सबका अपना अपना दोस्त होता होगा ना, तो उन्हीं लोग को क्या करते हैं, एक अलार्म कॉल देते हैं। अलार्म कॉल क्यों देते हैं? ऑफ द लर्किंग डेंजर। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, छुपना होता है ना। तो लर्किंग डेंजर मतलब कि सामने से कुछ डेंजर आ रहा है, आप लोग चलो, सब लोग भाग जाओ, आप लोग सब लोग छुप जाओ, है ना। इसके बारे में यहां बताता है, दे पुट देमसेल्फ इन डेंजर टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर। वो अपने आप के, जैसे ही स्क्वायरल या फिर बर्ड्स को पता चलता है, वो अपने आप के जान को जोखिम में डालकर फिर भी सबको अलार्म कॉल देता है। इसका मतलब है कि हमें जो है दूसरों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में अगर हमको फेस करने का मिले तो भी हमें फेस कर लेना चाहिए, ठीक है। यूजुअली टू सेव लाइफ ऑफ अदर मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स लाइक द सामन, है ना। जैसे सामन है आपका, सामन क्या होता है, यूजुअली डाई आफ्टर दे स्पॉन। मतलब जैसे ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है, वो क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। सामन क्या होती है, सामन एक टाइप की बर्ड है जो यूजुअली क्या होती है कि जैसे अपने बच्चे को जन्म देती है, वो डेथ हो जाती है उसकी, है ना, उसका मतलब डेथ हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। बट दिस डज नॉट स्टॉप देम, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं रोकती है ना। कितनी प्यारी सी बात बोली है इसने, कितना प्यारा सा एग्जाम्पल इसने दिया है। क्या बताया है कि मतलब हर एक चीज़ जो है, जैसे मम्मी को हम लोग ले लें, तो अगर हम लोग के ऊपर थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है तो मम्मी कितनी परेशान हो जाती है। खुद को भले ही प्रॉब्लम फेस करना पड़े, लेकिन हम लोग को बचाती है किसी प्रॉब्लम्स को फेस करने से। बस यही है कि अपने आप को डेथ कर जाती है, अपने आप वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इसको नहीं रोकती है। वन लाइफ एक्सटिंग्विश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर इन अ स्मॉल प्राइस टू पे। अगर क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना, समाप्त हो जाना। अगर एक लाइफ जो है आपका वो एंड हो जाता है, क्यों? फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर, है ना, अदर के बेटरमेंट के लिए, अदर के अच्छे के लिए, इज द स्मॉल प्राइस टू पे। तो एक क्या है, एक छोटा सा प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे है फिफ्थ पैसेज क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। द स्नो मेल्ट्स इन द वार्मथ ऑफ द स्प्रिंग टू गिव बर्थ ऑफ द फ्रेश ग्रीन लीव्स। क्या होता है कि जैसे ही गर्मी का टाइम आता है, मतलब क्या होता है कि स्नो जो होता है मेल्ट करने लगता है, जैसे उसको थोड़ा मतलब वार्मथ होने लगता है, हीट आने लगता है, तो स्नो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है टू गिव द बर्थ ऑफ द फ्रेश ग्रीन लीव्स। और उसके बाद क्या होता है कि चारों तरफ पेड़ पे अगर आपका बर्फ रहेगा, तो फिर कैसे न्यू लीव्स कैसे आएंगे, नहीं आ सकते ना। तो उसी टाइप से स्नो जब हट जाता है वहां से, तो फिर क्या होते हैं कि फ्रेश ग्रीन लिप्स जो होते हैं वहां से निकलते हैं। इन ऑटम का मतलब होता है पतझड़। क्या होता है? पतझड़, जिसमें पत्ता लोग झड़ने लगता है, मतलब पत्ता झड़ने लगता है। इन ऑटम दिस लिप्स एज इनटू द शेड्स ऑफ गोल्ड इनटू गोल्ड ओनली टू बी बरीड इनटू अ कोल्ड ग्रेव ऑफ विंटर। मतलब क्या होता है, पतझड़ के टाइम में जो आप देखोगे तो उसका पत्ता जो होता है एकदम गोल्ड कलर का हो जाता है, मतलब जस्ट गिरने वाला होता है, उससे पहले आप देखोगे गोल्ड कलर का जो होता है, मतलब गोल्ड का जो कलर होता है उस कलर में उसका लिप्स जो होता है चेंज कर जाता है, और धीरे धीरे वो क्या कर जाता है, बरीड हो जाता है, और फिर आप देखोगे कि वो नीचे गिर जाता है ना। चेंज इज इनवाइटेबल, मतलब क्या है, चेंज जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो जो है आपका अनचेंजेबल है। मतलब चेंज तो होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं क्लास 10th में हूँ अभी और हमेशा क्लास 10th में ही रहूँगा, मैं मुझे क्लास 11th नहीं करना, मुझे क्लास 12th नहीं करना, जेई नहीं करना, आईआईटी नहीं करना, ग्रेजुएशन नहीं करना, तो फिर ऐसा नहीं होगा, है ना। आपका अगर आप सोचोगे कि आज आप अभी अगर लेट अस सपोज 15 ईयर के हो तो आप हमेशा 15 ईयर के हो, तो ऐसा नहीं होगा। चेंज इज इनएविटेबल, है ना। मतलब ये जो है अनचेंजेबल है, चेंज तो होना ही है। द सूनर वी एम्ब्रेस दिस, जितना जल्दी से हम लोग एक्सेप्ट कर लें, द बेटर इट इज फॉर अस, है ना, तो उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा। वी मस्ट डू अंडरस्टैंड दैट इवन
इन पेन देयर इज अ ग्रोथ। हमें इस बात को भी नोटिस करके रखना चाहिए, इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि भले हम कितना पेन में क्यों ना हो, कितना भी दर्द में क्यों ना हो, देयर इज अ ग्रोथ, वहां पर भी ग्रोथ की संभावना है। ठीक है, इफ वी कट अ होल इन अ ट्री इट विल ग्रो अराउंड इट। जैसे ही हम लोग, आप देखोगे ट्री में अगर आप छोटा सा होल कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वहां से ट्री जो होता है, नया ट्री जो होता है निकल जाता है। ये हमें क्या बताता है कि चेंज इज इनएविटेबल, है ना। चेंज जो है वो अनचेंजेबल है। कितने प्यारी बात बोली है, चेंज इज अनचेंजेबल, मतलब चेंज इज इनएविटेबल, इट विल ग्रो अराउंड इट। ठीक है, नो मैटर वाट मे कम इन इट्स वे अ रिवर विल कंटिन्यू टू फ्लो। अब क्या है, एक रिवर जो है वो हमेशा कंटिन्यू टू फ्लो कर देती है। अगर उसके बीच में आप एक लकड़ी डाल दो, आप एक पेड़ डाल दो, पेड़ का छोटा सा डाल दो, तो वो क्या होती है कि जो नदी होती है वो ऐसा नहीं कि बहना रुक जाती है, भाई सामने कुछ आ गया छोड़ दे अब हम लोग चलो पीछे चलते हैं, ऐसा नहीं। वो क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करके और उसके किनारे से निकल जाती है। तो कितना मस्त बात इसने बोला है कि हमें हमेशा जो है वो कंटिन्यूअस टू फ्लो, मतलब हमें जैसे नदी हमेशा बहती रहती है, वैसे भी अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वैसा नहीं कि हम लोग हार मान जाए। हम लोग जैसे अगर नदी हार मान जाती तो फिर बहना ही छोड़ देती, लेकिन वो हार नहीं मानती है, उससे बगल में साइड से निकल जाती है। ठीक है, या कभी कभी किसी केस में तो उसी को बहाते हुए ले जाती है है ना। क्या है, सिमिलरली नो मैटर्स व्हाट ग्रिप्स में ब्रेक योर हार्ट नेचर टीच अस टू लाइफ गोज ऑन। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपका दिल जो है कितना टूटा हुआ है, आपका क्या है, नेचर टीच अस टू लाइफ गोज ऑन, मतलब नेचर का हमें सिखाता है कि हमारा लाइफ जो होता है हमेशा चलता रहता है। इसीलिए अगर हमारा कभी कभी हमें 100% अपना देना चाहिए अपने रिजल्ट के लिए, लेकिन अगर रिजल्ट में 100% के बाद अगर कोई भी लेट अस सपोज मार्क्स कम आता है तो हमें इस पर सॉरो या दुख नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि हमने अपना 100% एफर्ट दिया था, लेकिन फिर भी हमसे अगर कहीं प्रॉब्लम हुई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम उसको सुधार लेंगे। अब उसको लेकर हम लोग बैठे कि मेरा 10th में मार्क्स खराब आ गया, मार्क्स खराब आ गया, 12th में मार्क्स खराब आ गया, तो ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है ना। चलिए लास्ट है और 6th पैराग्राफ है। क्या है 6th पैराग्राफ, कीप इन माइंड लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर। मतलब क्या है, लाइफ ऐसा नहीं है कि आप क्लास 10th में हो तो आप सोचोगे क्लास 11th में मैं 3 दिन में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, फिर अगले 3 दिन में सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। मतलब एक आप लिस्ट बनाते जा रहे हो और एक स्टेप आप उस पर चढ़ते चले जा रहे हो, वैसा आप करते चले जा रहे हो। तो लाइफ ऐसा नहीं है, लाइफ इज टू लिव, है ना। लाइफ जो है वो जीने का नाम है। मतलब आप जो है आप मतलब लाइफ को ऐसा नहीं बना दीजिए कि केवल काम ही काम, केवल काम ही काम, केवल काम ही काम करना है। 3 दिन इसको पढ़ना है, 3 दिन उसको पढ़ना है, फिर 3 दिन के बाद उसको पढ़ना है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब कोई एक लिस्ट टाइप से नहीं बना लेना है और फिर उसके बाद एक एक स्टेप चढ़ता नहीं है, बल्कि लाइफ जो है वो जीने का नाम है। टेक अ ब्रेक, स्टॉप बीइंग अ वर्कोहॉलिक। अब यहाँ पे क्या है, वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है वर्क और एक होता है अल्कोहलिक, है ना। मतलब जिसे बस दिन भर काम ही काम हो। जैसे अगर आप देखें, मतलब ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो हमें नेचर सिखाता है। अब कितने लोग हैं वैसा करते हैं, जैसे इलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सर्च करके देखिएगा। वो क्या होता है कि 7 डेज, सातों के सातों दिन काम करता है, कभी भी नहीं लेता है ना। ड्राइवरलेस कार आप सुन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सुन सकते हैं, स्पेस एक्स आप नाम सुने होंगे, तो सारा का सारा इलॉन मस्क का है ना। तो वो भी अपना लाइफ को अपने तरीके से जी रहा है। लेकिन जो हमें नेचर सिखाता है उसके बारे में है, टेक अ ब्रेक, स्टॉप बीइंग अ वर्कोहॉलिक, है ना। केवल हमें वर्कोहॉलिक नहीं रहना चाहिए, केवल काम 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 ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें टेक अ ब्रेक, मतलब एक ब्रेक लेना चाहिए एंड स्मेल टू रोज, है ना। और हमें क्या करना चाहिए, नेचर की खूबसूरती को हमें समझना चाहिए, नेचर की खूबसूरती को हमें फील करना चाहिए। जैसे रोज है, रोज क्या होता है उसको स्मेल करना चाहिए, वो हमें नेचर की खूबसूरती को बताता है। डू व्हाट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, और हमें वो सब चीज़ करना चाहिए जो आपको हैप्पी रखता है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विथ नेचर टू पिक अप इनवैल्यूएबल लेसन्स। और हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए टू पिक अप इनवैल्यूएबल लेसन्स।
है ना, इनवैल्यूएबल लेसन्स को गैदर करने के लिए। जैसे कुछ टाइम अगर कभी आपको टाइम मिले, आसपास कोई पहाड़ है तो आप पहाड़ पे चले जाइए, वहाँ पे एकदम पूरा अच्छे से आपको शांति मिलेगा। आप नदी के पास चले जाइए, वहाँ पे आपको देखेंगे, नदी को बहता हुआ देखेंगे तो अजीब टाइप की शांति हमें मिलती है। बस उसी के बारे में हमें यहाँ पे बता रहा है। अब इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8, केवल 8 ही क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन करना है। आउट ऑफ द 10th क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपको करने कितने हैं, बिल्कुल केवल 8 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग तो सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑथर के अकॉर्डिंग हमने पैसेज को बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम होता है, किसी पैराग्राफ में प्रॉब्लम होता है, तो एक बार फिर से हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय द नेचर। अब हमें बताता है कि इसमें से बताइए कि ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय द ऑथर, नेचर के थ्रू जो हमसे सबसे ग्रेटेस्ट लेसन हमें सिखाता है, वो कौन सा लेसन हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, बैलेंस इन आवर इमोशन, अपने इमोशन पे हमें बैलेंस रखना चाहिए। तो बिल्कुल ये जो था ऊपर में हमें बैलेंसी के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में हमें बता रहा था कि हमें हमेशा सॉरो हो या फिर आपका हैप्पीनेस हो या फिर आपका कोई भी फियर हो, मतलब अपने इमोशन पे हमेशा बैलेंस करना चाहिए। पार्शियल टू जॉय इन लाइफ नहीं, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं बता रहा था। अफ्रेड टू अनहैप्पीनेस, इसके बारे में कहीं तो बताया नहीं है कि आप अपने अनहैप्पीनेस से अफ्रेड हो जाइए, डर जाइए। इनडिफरेंट टू फियर नहीं, ऐसा नहीं बता रहा था। यानी कि कौन सा होगा, यानी कि आप बताइए कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई सुनिए ना, कोई सुनिए। सेकंड क्वेश्चन पे चले, अच्छी बात है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ओहो एक सेकंड, हाँ अब अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबल कंप्लीट द डायलॉग विथ रेफरेंस टू पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है देखते हैं अभी, ठीक है। पैराग्राफ 2 में क्या पढ़ रखा है आपने, देखें थोड़ा पैराग्राफ 2 क्या था, चलिए देखते हैं पैराग्राफ 2 क्या था। पैराग्राफ 2 है विथ टाइम के साथ द सैम्पलिंग ग्रो इनटू द फुल ग्रोन ट्री, एक छोटा सा पौधा बड़े से पौधे में चेंज हो जाता है। समथिंग सो टीनी डेलिकेट डेवलप्ड इनटू ए स्ट्रॉन्ग कैपेबल ऑफ द सपोर्टिंग अदर, मतलब एक छोटा सा चीज जो होता है, छोटा सा पौधा जो होता है, एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल हो जाता है दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। नो मैटर हाउ टेल इट ग्रो, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कितना बड़ा हो जाता है ना। हाउ मेनी द एनिमल्स एंड बर्ड इट में सपोर्ट, कितने बर्ड्स या फिर एनिमल्स को वो सपोर्ट करता है। उसका रूट्स जो होता है हमेशा जड़ से जुड़ा हुआ होता है, जहां से वह जन्म लिया होता है, ठीक है। यहां से लेसन हमें मिलता है कि हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने रूट्स का और एम्ब्रेस करना चाहिए, है ना। एंड गिव समथिंग बैक, और अगर कुछ हो सके तो हमें उसे बैक भी करना चाहिए। बीइंग अ नर्चर इनटू हु वी आर, ठीक है। इसके बारे में हमें पैराग्राफ 2 बता रहा है। तो चलिए इसी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस गिवन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विथ रेफरेंस टू पैराग्राफ 2। जय है क्या बोलता है, आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन देयर स्कूल, मैं अपने स्कूल में अपने लिए बहुत अच्छा किया हूँ। आई एम बेस्ट दे हैव, ना मैं क्या हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ जो मैं किया हूँ। आई कैन गेट एडमिशन एनीवेयर, मतलब मुझे बहुत अच्छे से मार्क्स आए हैं, मैं कहीं भी एडमिशन ले सकता हूँ क्योंकि मैंने जो है क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना, ठीक है। दिस इज माई मोमेंट, ये मेरा मोमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे हमें पता है। सिड देखते हैं, सिड क्या बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन जस्ट रिमेंबर वी शुड, है ना। जस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए। वी शुड मतलब क्या हुआ, वी शुड का मतलब होगा बिकम स्ट्रॉन्गर डिस्पाइट आवर वीकनेस, है ना। नहीं, बिल्कुल अपने वीकनेस को छोड़कर, मतलब हमें क्या होना चाहिए, हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बारे में बताता है क्या, नहीं है। बीइंग काइंड एंड सपोर्टिंग टुवर्ड्स एवरीवन, हमें हमेशा दूसरों के सामने, है ना, दूसरों के सामने क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए और दयालु होना चाहिए। इसके बारे में कहीं बताया है क्या, कहीं पैराग्राफ 2 में आपने देखा कि दूसरे के लिए हमें दयालु होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, बिल्कुल इसी के बारे में हमें बता रहा है कि हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने ओरिजिन का, जहां से हम लोग ग्रो किए हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वे द मैसेज
इज आई एम बिकॉज वी आर। आपने पढ़ रखा है आई एम बिकॉज वी आर। चलिए देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है, टाइगर आर डिपेंडेंट ऑन एंटेलोप, है ना, नहीं, हमें बोल रहा है कि मैं हूं बिकॉज हम सब हैं, तो क्या है, टाइगर आर डिपेंडेंट ऑन एंटीलोप, नहीं, एंटीलोप भी तो टाइगर पे डिपेंड कर रहा था, तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होने वाला है। बी, एंटीलोप आर डिपेंडेंट ऑन टाइगर, नहीं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, तो एनिमल्स भी तो अपने शेल्टर के लिए ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं, तो सी भी तो नहीं होने वाला है। डी, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, यही ना बताता है आई एम बिकॉज वी आर। क्यों मतलब सब लोग हैं तो मैं हूं, या फिर मैं हूं क्योंकि सब लोग हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट क्वालिटी डू द बर्ड एंड द स्क्वारल डिस्प्ले व्हेन दे वार्म अदर्स टू द पॉसिबल डेंजर, चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब क्या है, स्क्वायरल वाला है, बर्ड्स और स्क्वायरल वाला है, क्या होता है कि अपने आप को डेंजर में भी एक कॉलिंग अलार्म जो था, है ना, अलार्म कॉल जो था सबको दे रहा था, है ना, ताकि वो लर्किंग कर जाए, हाइड कर ले अपने आप को डेंजर से, है ना, उसी के बारे में हमें यहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन स्किल एंड अलर्टनेस, है ना, क्या हमें बताता है ऑब्जर्वेशन के बारे में, स्किल एंड अलर्टनेस के बारे में, नहीं, इसके बारे में तो हमें नहीं बताता है। बी है टेंडेंसी टू गेट इजिली फ्राइटेंड, है ना, हमें बताता है कि हमें जल्दी डर जाना चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं बताता है। सी है सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर, बिल्कुल हमें अपने को सोचे बिना, जैसे स्क्वायरल और बर्ड्स था, अपने को बिना सोचे वो दूसरे को अलार्म कॉल दी थी, है ना, अपने आप को डेंजर में डालकर, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना, सी इज द राइट आंसर। डी क्या था, डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, नहीं, ऐसा नहीं, देम सेल्फ के बारे में बात कहा गया है, उसने बोला कि हम हैं क्योंकि सब लोग हैं और हमें दूसरों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइंड वर्ड दैट कैन सुटेबली रिप्लेस द लर्किंग का मतलब क्या था, हाइडिंग, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, लर्किंग का मतलब क्या होता है, हाइडिंग। अब आपको पैराग्राफ 4 में जाने की जरूरत नहीं है, वो किससे हाइड करता है, चलिए पैराग्राफ 4 में चलिए देख लेते हैं एक बार, पैराग्राफ 4, है ना, इसी में लर्किंग के बारे में था ना, हाँ ठीक है। आई वांटेड द नोटिस द बर्ड एंड स्क्वायरल सी प्रेडेक्टर, है ना, वो क्या करती है, हंटर को देखते हैं, शिकारी को देखता है, तो क्या करता है, दे गिव आउट एन अलार्म कॉल टू द फेलो क्रिएचर, अपने साथी क्रिएचर को क्या करता है, एक अलार्म कॉल देता है टू लर्किंग डेंजर, मतलब डेंजर से छुपने के लिए, है ना, हाइड करने के लिए। दे पुट देमसेल्व्स इन डेंजर टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर, वो अपने आप को डेंजर में डालती है दूसरे को सेव करने के लिए। बहुत सारे एनिमल्स जैसे सामन आपके होते हैं, वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो खुद डेथ कर जाती है, तो ये जो है एक छोटा सा स्मॉल प्राइस टू पे है कि अगर आप किसी दूसरे का बेटरमेंट के लिए अपना नुकसान कर देते हो तो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या है, तो लर्किंग का मतलब क्या होता है, हाइडिंग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। The policeman pulled up the person who was wandering aimlessly through the city। अब क्या है कि पुलिसमैन जो है वो एक ऐसे चोर को पकड़ता है ना, वॉन्डरिंग एमलेसली, है ना, एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे चोर को हम लोग बोल सकते हैं पकड़ता है जो बिना एम के, किसी एम के बस ऐसे ही सड़क पे घूमता रहता है, तो ऐसे में पकड़ के क्या करेगा भाई, वो तो हाइड कहाँ हुआ है, वो तो बिना एमलेसली ऐसे ही इधर से उधर टहल रहा है, अब उसको पुलिस पकड़ भी लिया तो इसमें हाइड वाला तो कहीं आ रहा है सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होने वाला है। बी है द थीफ न्यू दैट द रिमेनिंग हिडन वाज द बेस्ट स्टडी टू अवॉइड बीइंग काउड, बिल्कुल, यानी कि वो अपने आप को छुपा लेता है और बोलता है कि हमेशा छुपे रहना ही बेस्ट मेथड है ना, कभी पकड़ा जाने से नहीं, ठीक है। सी क्या है, द पुलिस मैन वाज काउच्ड ऑन कैमरा व्हाइल पाउंसिंग विथ फोर्स टू ग्रैब द फेलिंग कल्प्रिट, नहीं भाई, कैमरे में वो क्या कर जाता है, तो पुलिस वन कॉज्ड ऑन कैमरा, है ना, कैमरा में उसे देख लेता है तो जाकर उसे आप क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, तो वो भी हाइड कहाँ था, वो तो दिख रहा था ना। डी क्या, द थीप वाज वॉकिंग बोल्डली, अब एकदम अच्छे से घूम रहा है, फिर हाइडन के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो जहाँ पे हिडन था वही हमने ऑप्शन लगा लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कहीं भी इशू होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द पोर्टमैंट्यूल वर्ड लाइक स्मॉग जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है ना, स्मॉग प्लस फॉग, ठीक है, ऐसा याद कीजिए, आपको मैंने बताया था
वर्क प्लस एल्कोहलिक, वर्क प्लस एल्कोहलिक, वर्कहोलिक। अगर आप देखो तो ऑप्शन बी आपको देखने को मिल गया। इज अ ब्लेंड ऑफ वर्ड इन विच द पार्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू द न्यू वर्ड्स। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो सेलेक्ट द पॉर्ट्यूमियस वर्ड टू अपीयर इन द पैराग्राफ 6। अब यहाँ पे पैराग्राफ 6 में आप जा सकते हो, लेकिन आपने पढ़ रखा है वर्कहोलिक के बारे में, ऑप्शन नंबर बी मारो भाई, बी मारो, बी मारो। कोई सा झंझट है नहीं है। कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस जो होता है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो टोटली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक को और एक एग्जिस्टेंस, दोनों को मिला दिया जाए तो कोएग्जिस्टेंस। लेकिन वर्कहोलिक देखें तो दो वर्ड से मिलकर है, वर्क और एल्कोहलिक, जिसमें एल्कोहलिक जो है वो छुपा हुआ है, उसका आधा वर्ड छुपा हुआ है ना, केवल आपको हॉलिक दिख रहा है तो वर्कहोलिक आप बोल रहे हैं, ठीक है। फुल ग्रोन, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कंप्लीटली बना हुआ है, फुल और ग्रोन, है ना। अ फ्लोरिस्ट एक हमारा ही सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम पैराग्राफ 3 दैट द ऑथर वांट्स टू बी इम्बाइब, है ना। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है यहाँ पे कि हमें ऑथर जो सिखाना चाहता है, इम्बाइब का मतलब होता है सिखाना, है ना, टॉट करना। तो पैराग्राफ 3 में हमें क्या सिखाना चाहता है, तो भाई पैराग्राफ 3 में चलते हैं ना, चलते हैं पैराग्राफ 3 में। पैराग्राफ 3, देयर इज अ मैसेज फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब साथ में रहना चाहिए हमेशा। हम हैं, सॉरी मैं हूं क्योंकि हम हैं, ठीक है। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर टू चांस टू एग्जिस्ट, हर नेचर जो है हर एक क्रिएचर को चांस देता है एग्जिस्ट करने के लिए। हाउ एवर द एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रिएचर और बीइंग डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर, है ना। मतलब एक है क्योंकि दूसरा भी है। जैसे आप टाइगर को देखो कि वो एंटीलोप को खाता है, अगर नहीं खाएगा तो डेथ कर जाएगा। अगर उसी टाइप से एंटीलोप को अगर देखो तो अगर एंटीलोप के लिए अगर टाइगर नहीं रहेगा तो उन लोग का संख्या इतना बढ़ता जाएगा, उन लोग का नंबर्स इतना बढ़ता चला जाएगा, फिर उन लोग बिना खाए हुए ही डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है। चलिए कौन से क्वेश्चन पे थे, कौन से क्वेश्चन पे थे, 6 हमने बना लिया था, हाँ बिल्कुल। 7th पे थे। क्या सेलेक्ट द क्वांटिटीज फ्रॉम पैराग्राफ 3 दैट द ऑथर वांट्स टू बी इम्बाइब्स, जो हमें सिखाना चाहती है ना। पहला है एक्सेप्टिव, है ना। बीइंग, हमें यहाँ पे बीइंग दिया हुआ है, पहला दिया है एक्सेप्टिव, है ना। हमें हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा हमें कोई बताया था क्या, नहीं बताया था, है ना। पैशनेट, है ना, पैशनेट के बारे में हमें दिया हुआ है। इमोशनल के बारे में हमें दिया हुआ है ना। रेजिलिएंट के बारे में हमें दिया है और परसेप्टिव के बारे में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए जो बेस्ट मेथड है ना, जो आपके लिए बेस्ट मेथड है वो आप चारों ऑप्शन को पहले देखो, है ना। चारों ऑप्शन को देखो, 2 4 5 1 3 4, फिर है आपके पास 1 4 5 और फिर है 3 4 5। अगर आप देखोगे तो 4 4 4 4 सब में है ना, 4 4 4 4 सब में है, यानी कि रेजिलिएंट जो है वो सब में है। अब रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, रेजिलिएंट का मतलब होता है टफ सिचुएशन से बाहर आना। क्या होता है, टफ सिचुएशन से बाहर आना। मतलब ये आपका क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है जिसे आप हटा सकते हो, क्योंकि आपको 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो 10 में से आप इसको अगर स्किप भी कर लेते हो तो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो 4th तो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 4th इसका मतलब है कि किसी और से हमें क्या होता है, हाइड करना, है ना, हाइड करना, ठीक है। तो यानी कि हमारा 4 जो होगा वो सब में होगा, ठीक है। और फिर आपको 5 5 5 3 जगह देखने को मिल रहा है। चलिए 5 देखते हैं, परसेप्टिव, है ना, परसेप्टिव, है ना। तो परसेप्टिव का मतलब क्या होता है, तो परसेप्टिव का मतलब होता है अवेयर टू एवरीथिंग, एवरीथिंग के लिए अवेयर रहना, आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है आपको। हाँ तो बिल्कुल वो हमें बताता है कि हमें हर एक चीज़ के लिए परसेप्टिव रहना चाहिए, हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, है ना। मतलब हर एक चीज़ के लिए हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 जो होगा, ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो भी हमारा सही होगा, यानी कि 4 भी है 5 भी है, तो यानी ए सी या डी, ए सी या डी इन्हीं में से कोई सही होगा, बी तो नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं 1 2 3 और 1 2 3 में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। एक्सेप्टिव, नहीं एक्सेप्टिव के बारे में, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए वैसा तो हमारा नहीं है, हमें तो जो आ रहा है कि टफ सिचुएशन से बाहर आना है। फिर पैशनेट, किसी भी चीज़ के लिए हमें पैशनेट रहना चाहिए, बिल्कुल हमें भी क्या होना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें पैशनेट रहना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें पैशनेट रहना चाहिए। फिर थर्ड है इमोशनल, इमोशनल, फिर है रेजिलिएंट, परसेप्टिव, परसेप्टिव और रेजिलिएंट तो है। इमोशनल, इमोशनल जैसा वर्ड तो कहीं पे है नहीं कि हमें कभी भी इमोशनल होना चाहिए, ऐसा तो हमें से कुछ पूछा नहीं है। सेकंड पैशनेट, पैशनेट जैसा वर्ड भी हमें आया हुआ कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बीइंग द चेंज, है ना, इज इनवर्टेबल, मतलब उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि ए जो होगा 1 4 और 5,
क्या होगा 1, 4 और 5 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्सेप्टिव के बारे में हमें वहां पे गिवन है ना, जैसे आपको ऊपर दिया है बिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ रीजन। इसमें से जो चेंजिंग ऑफ रीजन आपने देखा था कि कभी पतझड़ का मौसम था, फिर आपने देखा कि गर्मी वाले में क्या हुआ, नए नए लीव्स निकलते चले गए थे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन, इसके बारे में कौन बताता है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, है ना। ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में हमसे पूछ रहा है। नहीं, ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में ऐसा कहीं थोड़ी है, ब्यूटी ऑफ नेचर तो दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है ना। हम लोग भी क्या है, नेचर की एक ब्यूटी है, बर्ड्स भी हैं, नेचर की ब्यूटी है ना। तो केवल चेंजिंग ऑफ सीजन के थ्रू ही थोड़ी इसके ब्यूटी को दिखाया जा सकता है, ये नहीं होने वाला है। भी है नेचर क्रिएटिविटी, नेचर के क्रिएटिविटी को शो करता है, ऐसा कहीं हमें गिवन है ही नहीं, तो हमें दिमाग नहीं लगाना है। ऑल सीजन आर इक्वल, नहीं भाई, ऑल सीजन आर इक्वल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डी, नथिंग लास्ट फॉर एवर, कोई भी चीज जो होता है चेंज इज इनएविटेबल, है ना। चेंज जो होता है वो अनचेंजेबल होता है, मतलब हमेशा जो होता है वो चेंज जो होता है आपका चेंज जो है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो चेंज जो होता है आपका हमेशा होता ही रहेगा, यानी कि नथिंग लास्ट फॉर एवर इज द राइट आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे चलें। व्हाट डज द राइटर एडवाइस इन पैराग्राफ 6, पैराग्राफ 6 में राइटर क्या एडवाइस देना चाहता है? 6, कीप इन माइंड दैट इजंट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर, है ना। हमें इस चीज़ के लिए कभी नहीं रहना चाहिए कि एक स्टेप लिस्ट बना लिए फिर उसके बाद चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ क्या है? लीव करने का नाम है, जीने का नाम है ना। हमें जब वर्कोहॉलिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें नेचर के साथ हमेशा रहना चाहिए। जैसे रोज आप स्मेल कर सकते हो और वो सारी चीज़ें करो जो आपको हैप्पी रखती है, ठीक है। और अगर कुछ आपको टाइम मिले, है ना, टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ मिले नहीं, आपको निकालना है जो आप नेचर के साथ स्पेंड कर सको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से थे? 9th में थे ना, मे बी, हाँ। व्हाट डज द राइटर एडवाइस इन पैराग्राफ सी, है ना। पहला है इंडलगिंग इन कंपटीशन विद अदर, कंपटीशन के बारे में यहाँ पे कहाँ कहीं बात किया गया है भाई, कंपटीशन तो नहीं है। मेकिंग प्रायोरिटी लिस्ट, है ना, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला है कि आपको कोई लिस्ट नहीं बनाना है और उसके ऊपर एक स्टेप चल रहा है, ऐसा नहीं बताना है। टेकिंग लाइफ सीरियसली, कहीं बोला है कि सीरियसली लीजिए लाइफ, नहीं बोला है। टेकिंग लाइफ लेकिन फ्री टाइम फॉर आवर सेल्फ, है ना, आप अपने लिए टाइम निकालिए, बिल्कुल बोल रहे थे ना, यहाँ पे बोला था ना कि लाइफ इज अबाउट टू लिव, है ना, मतलब लाइफ जो है जीने का नाम है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्विट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, है ना। इसमें आपको बता रहा है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज हमारा क्या है ना। पहला है नेचर, सी पार्डन नो मिस्टेक, हर ए इज हर नाइन है ना। मतलब क्या है कि इसमें हमें दिया हुआ है कि नेचर जो है वो हमारे मिस्टेक्स को क्या करती है, सी पार्डन्स नो मिस्टेक, उसका हाँ हाँ है, उसका नहीं नहीं है, ऐसा कहीं बताता है क्या? कुछ भी बकवास कर रहा है, ठीक है। बी क्या है? लुक डीप इनटू नेचर है एंड देन वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, और उसके बाद हम लोग हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल यही हमारा सारा का सारा पैसेज जो है वो नेचर के बारे में हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें नेचर में अंदर की गहराइयों को देखना चाहिए, तब उसके हम लोग ब्यूटी को समझ सकते हैं, उसके हम लोग खूबसूरती को समझ सकते हैं। क्या है? नेचर नेवर डिसीव अस, है ना, वो मतलब नेचर जो हमें कभी डिसीव मतलब धोखा देना होता है, तो नेचर जो कभी भी धोखा नहीं देती है, इट इज वी हु डिसीव आवर सेल्फ। ऐसा कुछ नहीं बताया गया इसमें। डी है ऑल द अगलीनेस ऑफ द वर्ल्ड कैन बेस्ट बी फॉरगेटन इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगलीनेस के बारे में कहीं बात किया है, नहीं बात किया, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, या फिर यूं बोले तो पैसेज वाला सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 38 मिनट का है, लेकिन आई होप कि आपने इस पार्ट को एंजॉय किया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।